बड़ी खबर पहले मैं दे दूं, 11वें राउंड के आंकड़ों का जो आप बात कर रहे थे कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, तो लीजिए हो गई पुष्टि। कांग्रेस को 11वें राउंड में के बाद कुल 11वें राउंड के बाद 15,028 वोट। कांग्रेस अब बीजेपी से 12,221 वोटों से आगे हो गई है। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद के आंकड़े एमपी तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बीजेपी पीछे लगातार, और कांग्रेस जो है वो यहां पर 54,168 वोटों के साथ आगे चल रही है। कुल फासला बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो है वो 12,221 वोट का दिखाई दे रहा है। मयंक, 12,021 वोट, 221 निश्चित तौर पर बड़ा बड़ा फासला है, और ये फासला अभी और भी बढ़ने वाला है। 12वें राउंड पर ये फासला और भी अधिक होने वाला है, क्योंकि लगातार जितने भी राउंड्स में वोटिंग हुई है, जितने राउंड्स में माफ कीजिए काउंटिंग हुई है, हाँ। 1 राउंड और 5 राउंड, केवल 2 राउंड ही छोड़ दिए जाए तो किसी भी राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त नहीं दे पाई। बावजूद उसके बराबरी से चला, लेकिन अब जो जीत का अंतर है उसको पाट पाना मुश्किल सा दिखाई देता है, क्योंकि लगातार हर राउंड में 1000, 500, 700, 800 की लीड ले रही है कांग्रेस। और जो बड़ा फैक्टर जिस पर हम शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, वो फैक्टर यह है कि दामोदर यादव फिर पिछड़े हैं। दामोदर यादव को फिर कम वोट मिला है, जिसका फायदा सीधे सीधे जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस लगातार बढ़ रही है। पूरा ट्रेंड हमको ऐसे ही समझना होगा। पहले राउंड की दामोदर 15,000 पे पहुंच गए, और 15,000 और 5 राउंड और बचे हैं, और 20 के ऊपर अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। लेकिन अभी 15,000 पर पहुंचे हैं। वो कुल उनको जो वोट मिले हैं वो लगभग 15,000। दामोदर यादव कितने वोट लेके जाएंगे? मेरे हिसाब से दामोदर यादव 17 से 18,000 वोट लेके जाएंगे। अभी जो बसाई सेक्टर है वहां पर भी उनको अच्छा वोट मिलने वाला है। अभी दामोदर फैक्टर थोड़ा सा आगे और आएगा। आगे के जो राउंड्स हैं उनमें आप देखेंगे कि दामोदर यादव को वोट मिला है। अभी जो उनका रेशियो नीचे नीचे जा रहा है ना, थोड़ा ऊपर पहुंचेगा, और दामोदर यादव 15 से 18-19 तक पहुंचेंगे। 18-19,000 वोट जरूर लेके जाएंगे दामोदर यादव। और 20 के ऊपर का जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी था, लेकिन वहां तक दामोदर यादव नहीं पहुंच पाए। और जो भाजपा का प्लान बी था वो कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है, और भाजपा का प्लान बी था वो सक्सेस नहीं हो पाया। कांग्रेस ने जो अपने बूथ लेवल पर, जिस तरह से बूथ लेवल पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो हमको दिखाई दे रहे थे, वो कारगर साबित हुए हैं। पूरी टीम ने एक रणनीति के तहत पूरे चुनाव को लड़ा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जीतू पटवारी लगातार जो कार्यकर्ता है उनके बीच रहे, और अलग अलग तरह की भाजपा प्रत्याशी के साथ, कभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ तस्वीरें वायरल हुई। उन्होंने आशुतोष तिवारी से को बुलाकर पूछ लिया कि जनता तो आपको जानती ही नहीं। तमाम जो पब्लिसिटी स्टंट थे उन सबको जीतू पटवारी ने जनता के बीच में रखा। जनता को ये बताने की कोशिश की कि एक थोपे हुए प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी, और वो कहीं ना कहीं बताने में सफल रहे। ये तभी तो इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, और राउंड मयंक हमको इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद आपसे मैं स्टेटमेंट लूंगी। आपने कहा था कि मैं 12वें राउंड तक कुछ नहीं बोलूंगा कौन जीत रहा है, तो हमें एक और राउंड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें। एक हाथ में जीतू पटवारी की तस्वीर और एक हाथ में राहुल गांधी की तस्वीर लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जो ढोल नगाड़े की थाप पर नाच नाच के मिठाई खा रहे हैं। खुशी कई लहर है। जीतू पटवारी का हमने बयान सुना। जीतू पटवारी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और वहीं से उन्होंने बयान दिया था। नरोत्तम मिश्रा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन मयंक, चलिए कांग्रेस तो जीत जाएगी, जो तस्वीर अभी दिखाई पड़ रही है, फिर भी अभी आपने बोला कि अभी हमें 2 और राउंड तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी की हार का ठीकरा किसके सर पर जाएगा? प्रत्याशी बदलना या नरोत्तम मिश्रा की मेहनत को लेकर सवाल उठाया जाएगा? निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा की मेहनत को लेकर ही सवाल उठाया जाएगा, और लगातार इस तरह के जो है बातचीत, सुगबुगाहट तो
जो पार्टी नेतृत्व है उसमें सुनाई देने ही लगी है। और लगातार इस बात को लेकर जो नेतृत्व है वो ये बात कर रहा था कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं उन्होंने जो मेहनत की जानी चाहिए थी, या यूं कहें कि भितरघात समेत तमाम ऑडियो क्लिप्स को भी दिया गया है। तमाम ऑडियो क्लिप्स के जरिए उनके रिश्तेदारों के कुछ ऑडियोज भी भेजे गए हैं पार्टी आला कमान को, और ये बताने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को जो काम करना था वह उन्होंने नहीं किया, और उसी का खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। बावजूद उसके भाजपा को यह मंथन भी करना होगा कि एक प्रत्याशी जो लगातार लंबे समय से 15 साल तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है और जनता के बीच में माफीनामा अपना लेके घूम रहा है, कम से कम उसको 10 से 15 दिन पहले ये तो बता दिया जाना चाहिए था कि आप अभी उस जोश के साथ तैयारी ना करें क्योंकि आपका टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में जब बताइए, उन्होंने तो फॉर्म तक खरीद लिया था, उन्हें तो जब पता ही टिकट नहीं काटा था। गया, वही मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव को कराने वाले नरोत्तम मिश्रा है और बड़ा नाम थे वो। और तो कुल मिला के मयंक देखिए, बीजेपी का एक्सपेरिमेंट अगर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार और करना है, 2 और जो राउंड है उनकी काउंटिंग आ जाए, नतीजे आ जाए 2 राउंड के बाद, उसके बाद हम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं। लेकिन अभी जो रुझान अभी दिख रहे हैं 11वें राउंड के बाद, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का एक्सपेरिमेंट दतिया में कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ। निश्चित तौर पर फेल साबित हुआ। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव हाँ, तो अच्छा, पूरी तरीके से फेल हुआ है। बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो फेल हुआ है। और एक बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बेहद मजबूत माना जाता था, लेकिन जब हम इस पूरे चुनाव को कवर कर रहे थे, जिस दिन मतदान था उस दिन कार्यकर्ता ये कहते नजर आए कि सब कुछ पिछले स्तर के कार्यकर्ता को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। ऊपर से आए नेताओं ने तय किया क्या करना है, किस तरीके से मैनेज कर